पढ़ा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये सिलसिला रहेगा, आज के बाद के एक चैप्टर रह जाएगा और टेस्ट रह जाएंगे, सारा सिलसिला चलता रहेगा एंड ऑफ सेशन तक। आज की क्लास में आपको याद होगा कि जो लास्ट क्लास मेरी हुई थी उसमें सबसे आखिर में हमने इम्यूनोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक उसकी ओवरलाइन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे इननेट इम्यून सिस्टम से। आपको याद होगा कि हमने इननेट या पैसिव इम्यून सिस्टम को डिफाइन कर लिया था कि नॉन स्पेसिफिक होता है लेकिन नेचुरल होता है, ठीक है। यानी कि बॉडी के अंदर बनता है लेकिन ये नेचुरल होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था कि ये ऑलराउंडर होता है, वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, हर एक के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है, और कभी इसमें कामयाबी होती है और कभी नहीं होती। इननेट इम्यून सिस्टम आपको याद होगा कि हमने इसे डिवाइड किया था फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर दो चीजें हैं, एक स्किन है और एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है। स्किन, सबसे ज्यादा जर्म्स हमारी स्किन पर ही अटैक करते हैं, ठीक है। इसका तजुर्बा कभी करना हो तो बहुत आसान सा एक तरीका है, शावर लें, अच्छी तरह से नहाएं धोएं और तैयार होकर बाहर निकलें, ठीक है। और सिर्फ अपने गली के कोने से गली के दूसरे कोने तक जाएं, वापस आए, एक वाइट टिश्यू पेपर लें, अपने चेहरे पर रब करके देख लीजिएगा क्या हाल हुआ, ठीक है। हमें जर्म्स नजर नहीं आते लेकिन आपको टिश्यू पेपर पे उसका कलर चेंज होता हुआ जरूर नजर आएगा, ठीक है। ये है हमारा शहर कराची, जो कभी हुआ करता था रोशनियों का शहर, लेकिन अब इस शहर की पहचान है अंधेरे का शहर, गर्दो गुबार का शहर, धूल मट्टी कचरे का शहर, जिसमें आधा कसूर हमारा भी है। आधा कसूर किसका आप समझ गए होंगे, लेकिन आधा कसूर हमारा भी है, ठीक है। हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं लेकिन अपनी सोसाइटी को साफ रखना शायद हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, हालांकि वो भी हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है कि मोहल्ले साफ होंगे, गलियां साफ होंगी तो बीमारी नहीं होगी। सिर्फ घर साफ करने से कुछ नहीं होता, बाहर के माहौल को भी हमें साफ, कम से कम साफ कर नहीं सकते लेकिन सफाई को मेंटेन तो कर सकते हैं ना, कि आप अपने घर का कचरा बाहर ना फेंके। आपके घर में जो स्वीपर आता है, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि आपके घर में जो स्वीपर आता है, जो आपके घर से कचरा लेके जाता है, कभी उससे पूछ लिया करें कि भाई कचरा लेके आप जा तो रहे, फेंक कर रहे हैं, वो आपके मोहल्ले में कहीं फेंक के जा रहा है, वो अपने घर तक लेके नहीं जा रहा, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी वजूहात हैं कि स्किन के ऊपर जो जर्म्स हैं वो डेली बेसिस पे अटैक करते हैं। खासतौर पे स्किन के ओपन एरियाज है, फेस है, नेक है, हैंड है, आर्म्स हैं, फुट है, इस पे तो डेली ना जाने कितने जर्म्स अटैक करते हैं। लेकिन हम डेली, क्या हमें स्किन एलर्जी होती है, क्या डेली हम स्किन डिजीजेस में मुब्तला होते हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें हद्दल इम्कान बचाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा बात कहा करता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों पे अल्लाह ताला की खास नजर करम है, वरना यहाँ के जो हालात हैं ना वो आपके सामने हैं। आप कोरोना को देख लें, कोरोना ने जितनी तबाही दीगर मुल्कों में मचाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बहुत बेहतर है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, हम जल्दी रिकवर कर गए, क्योंकि हम इन सारे जरासीम से तो हम पूरे साल खेलते हैं ना, ठीक है। ये तो हमारे खिलौने हैं, तो इसलिए जब कोई बड़ा जर्म्स आता है तो भी हम पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। हमारी कौम कितनी आराम, आपको पता है कि 75% कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के पढ़े लिखे लोग जो है वो कौन से SOPs पे अमल कर रहे थे, आप सबको पता है, लेकिन अल्लाह के करम ने हमें बचाया हुआ था। स्किन के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन किसी भी चीज की आउटर लाइनिंग को कहते हैं, लेकिन यहां पर हम चार चीजों को सर फहरिस्त रखेंगे। एक GIT, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, उसमें जर्म्स होते हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम एयर इनहेल करते हैं, उसमें जर्म्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये तो जर्म्स का घर है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ये चार सिस्टम को मैंने हाईलाइट किया है। GIT खाने पीने की वजह से, रेस्पिरेटरी एयर इनहेलेशन, बैड एयर इनहेलेशन, पोल्यूटेड एयर इनहेलेशन की वजह से, और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ड्यू टू सेमेन, ड्यू टू वेजाइनल सिक्रीशन, ड्यू टू मेंसेस एंड ड्यू टू यूरिन एंड ड्यू टू स्टूल, ठीक है। ये वो एरियाज हैं जो हाईली जर्म्स अफेक्टेड एरियाज होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें यहाँ पे भी बीमारियों से महफूज रखता है, इसलिए कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर भी हमें बचाने की पूरी कोशिश करता है। नाउ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस।
सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, 3 मैकेनिज्म हैं, जिसमें से पहला है फेगोसाइटोसिस। बहुत कंसंट्रेशन से लेक्चर अटेंड कीजिएगा, आसान टॉपिक है, बस एक मुश्किल पॉइंट आएगा इस पूरे लेक्चर में, ठीक है, बाकी आसान लेक्चर है। फेगोसाइटोसिस व्हाइट ब्लड सेल के जरिए होती है। कौन सी व्हाइट ब्लड सेल? न्यूट्रोफिल, जिसके बारे में एक क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में कि सबसे शॉर्ट लाइफ व्हाइट ब्लड सेल कौन सा होता है, जो बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, वो न्यूट्रोफिल, शॉर्ट लाइफ व्हाइट ब्लड सेल। और दूसरे नंबर पे मोनोसाइट। तो ये दोनों फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये जर्म्स हैं, तो ये जर्म्स को इंगल्फ करता है। व्हाइट ब्लड सेल जर्म्स को निगलता है, व्हाइट ब्लड सेल जर्म्स को खाता है। नतीजा क्या निकलता है? व्हाइट ब्लड सेल भी खत्म, जर्म्स भी खत्म। यानी कि ये हमारे खुदकश हमलावर होते हैं, जो जर्म्स के ऊपर खुदकश हमला करते हैं और इसके नतीजे में खुद भी मरते हैं और जर्म्स को भी मार देते हैं। लेकिन चूंकि व्हाइट ब्लड सेल रोजाना बन रहे होते हैं, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपके मैकेनिज्म, आपका सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, आप खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, तो आपके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन डेली बेसिस पे होती है। तो जितने सेल्स टूटते हैं इतने बनते भी रहते हैं। इसी के अंदर एक चीज आती है एनकेसी। एनकेसी नेचुरल किलर सेल। आज तकरीबन इस चैप्टर की 7वीं या 8वीं क्लास है, तो स्पेशली वो बच्चे जरूर नोट कीजिएगा जिनको ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म करवाए जा रहे हैं, शायद जान छुड़ाने वाली बात की जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। खासतौर पे डॉक्टर इरफान की हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हलाल रोज़ी खिलाई है हमेशा, और यही दुआ है कि सारी ज़िंदगी मरते दम तक हलाल रोज़ी ही खाऊं। तकरीबन 7 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका आज मुकम्मल हो रहा है। 7 लेक्चर्स में, आप खुद सोचें, ठीक है, बड़ा चैप्टर है, तो आपको टाइम भी वैसे ही मिला इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। एनकेसी का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल एंटी कैंसरस होता है, एंटी कैंसरस होता है, यानी कि कैंसर क्रिएट करने वाले फैक्टर्स को किल करता है। अगर ये सेल्स नहीं होते तो यकीन करें कि कैंसर वार्ड में काम करने वालों को भी कैंसर हो जाता है। ये सेल हमें बचाता है। दूसरी चीज है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर टेस्ट शेड्यूल कर दें। टेस्ट शेड्यूल क्या करूं? मैं इसे अपना टेस्ट शेड्यूल करूंगा, बाकी को नहीं कर सकता, ठीक है। हर टीचर का सिलेबस अपने हिसाब से चल रहा है और अपने हिसाब से ही टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपना टेस्ट आने वाले हफ्ते में चैप्टर 14 का टेस्ट ले सकता हूँ। चैप्टर नंबर 12 का टेस्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 14 आज खत्म हो जाएगा, तो आने वाले हफ्ते में हम चैप्टर नंबर 14 का टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी दिन। आने वाले हफ्ते का मतलब ये है कि मंडे या उसके बाद, यानी संडे तक आपके पास टाइम है कि इस चैप्टर को रिवाइज करना। संडे तक टाइम है आपके पास, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, माइक्रोबियल का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो जर्म्स के खिलाफ काम करती हैं। माइक्रोब्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन याद रखें हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे मुराद नहीं है, क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नुकसानदेह हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले हैं, उनके खिलाफ ये प्रोटीन्स होती हैं। और इसकी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है एंटी वायरल और एक कैटेगरी है एंटी बैक्टीरियल। एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल। एंटीवायरल में एक टाइप है इंटरफेरॉन और एक टाइप है इंटरल्यूकिन। एंटीबैक्टीरियल में एक टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट्री
मेंट्री प्रोटीन 1 2 3 ये थ्रू आउट द बॉडी होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं। ठीक है, ये पूरी बॉडी में होते हैं। और अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये लाइसोजाइम है, और लाइसोजाइम सिर्फ 2 चीजों में होता है, सलाइवा एंड टीयर्स। सही है। नंबर 3, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन याद रखो कि जहां इन्फेक्शन होता है, जहां इन्फेक्शन होता है वहीं इन्फ्लेमेशन होती है। यानी कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम हैं कि जहां इन्फेक्शन होगा वहां इन्फ्लेमेशन भी होगी। ठीक है, जैसे लीवर में इन्फेक्शन है तो लीवर में हेपेटाइटिस होता है, अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आर्थराइटिस होता है। तो याद रखो कि इन्फेक्शन प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्शन है। इन्फ्लेमेशन बीमारी नहीं होती, हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, इसलिए हम फीवर को भी बीमारी कहते हैं, हम सर में दर्द हो उसको भी बीमारी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो तो हम उसको भी बीमारी कहते हैं। बीमारी नहीं है, ये बीमारी की इंडिकेशन है और ये बीमारी की प्रोटेक्शन है। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक ऑर्गन है और इसमें जर्म्स हैं, इसमें जर्म्स हैं। सही, क्या आप ये चाहते हैं कि ये जर्म्स इस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाए? यकीनी आप तौर पे आप कहेंगे कि हम नहीं चाहते कि अगर एक ऑर्गन में जर्म्स हैं तो दूसरे ऑर्गन में जाए। अब इस जर्म्स को इसी ऑर्गन में हम बाउंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कैद कर देते हैं, ताकि दूसरे ऑर्गन्स को मुतासिर ना करे। तो आप क्या करेंगे, WBC व्हाइट ब्लड सेल, एक का नाम है बेजोफिल और एक व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इओसिनोफिल। ये दोनों क्या करेंगे कि इस पूरे एरिया को इन्फ्लेम्ड कर देंगे, इस पूरे एरिया को इन्फ्लेम्ड कर देंगे ताकि जर्म्स को यहीं तक कैद कर दें, इससे आगे ना जाए। सही। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब इस एरिया को इन्फ्लेम्ड करना है, तो आप पूछेंगे ना कि इन्फ्लेमेशन कैसे करें। मैं आपको एक बैलून दे दूं और मैं कहूं कि इसको इन्फ्लेम्ड कर दें, यानी फुला दें, तो उसको फुलाने का तरीका क्या होगा कि आप उसमें हवा भर दें। उसे इन्फ्लेम्ड करने का तरीका क्या होगा, पानी भर दें, गैस भर दें। सही, यही करेंगे ना आप। तो यहां पे टिश्यू में जर्म्स हैं और हम ही चाहते हैं कि ये जर्म्स एक टिश्यू से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ना जाए। तो आप क्या करेंगे कि इस पूरे एरिया को बाउंड कर देंगे, जर्म्स को कैद कर देंगे। ठीक है, तो जर्म्स को कैद करने के लिए, बाउंड करने के लिए आपने एरिया को क्या किया, कॉर्डन ऑफ कर दिया, बाउंड कर दिया, इन्फ्लेम्ड कर दिया। तो इन्फ्लेम्ड करेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल, लेकिन किस चीज से इन्फ्लेम्ड करेंगे, ऐसा क्या भर देंगे वहां पे कि वो ऑर्गन इन्फ्लेम हो जाएगा। तो ये दोनों व्हाइट ब्लड सेल यहां पे बना देते हैं एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड को कहते हैं हिस्टामिन। ठीक है, ये यहां पे बना देते हैं एक फ्लूइड और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन क्या करता है, ये हिस्टामिन जो जर्म्स बाउंड हुए हुए हैं उन्हें किल करता है। अब सुने, ये जो हमें नज़ला होता है, नज़ला में क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन मुतासिर है, उसमें जर्म्स हैं। तो जब व्हाइट ब्लड सेल इन्फ्लेमेशन करेगा और व्हाइट ब्लड सेल उस एरिया के अंदर हिस्टामिन बनाएगा, तो हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन जर्म्स को किल कर देता है। और फिर वो मरे हुए जरासीम, यानी जरासीम की डेड बॉडीज और हिस्टामिन, ये दोनों चीजें नाक से रिलीज होती हैं, जिसको हम नज़ला कहते हैं। ये हिस्टामिन है, ये नाक से जो सिक्रीशन आ रही नज़ले में, ये हिस्टामिन है। और इस हिस्टामिन के अंदर डेड बॉडीज हैं जर्म्स के, जिसको लोग दवाएं लेके पहले ही दिन बंद कर देते हैं। ये हिस्टामिन बहने के लिए बनाया है रब ने, ये अल्लाह ताला ने जो हिस्टामिन बनाया, ये जर्म्स को मार के, जर्म्स को लेके जिस्म से निकलने के लिए बना।
और आप क्या कर रहे हैं, मेडिसिन लेके उसको अंदर करना। तो नज़ले में पहले दिन और हो सके तो दूसरे दिन भी कभी एंटी हिस्टामिन ना लें। हिस्टामिन को नहीं रोकें, एंटी हिस्टामिन नहीं लें। अगर फीवर हो जाता है आप पैराडोल खा लें, जिस्म में दर्द हो जाता है आप कोई पेन किलर ले लें, ठीक है, क्योंकि जिस्म में दर्द, हेडेक और फीवर ये आमतौर पे नज़ले में, फ्लू में होता है, तो आप इसकी मेडिसिन ले लें, लेकिन एंटी हिस्टामिन कम से कम पहले दूसरे दिन नहीं लें। हाँ, अब आपने सोचा कि जनाब हिस्टामिन तो बहता ही चला जा रहा है, इसका मतलब है कि व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा हिस्टामिन बना रहा है, तो अब आप उसको भले रोक लें। आ रही बात सुने, पहले दिन दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो आपको दवाई देगा, और जो डॉक्टर दवाई नहीं देगा उसके पास आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे नहीं, कहेंगे तो मेडिसिन ही नहीं देता, मेरे ख्याल से डॉक्टर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। हमारे तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि जो एंटीबायोटिक दे के आपको एक दिन में खड़ा कर दे वो अच्छा डॉक्टर है, लेकिन ये नहीं पता कि आगे जाके साइड इफेक्ट्स कितने होंगे। आगे चलते हैं, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये आर्टिफिशियल है, जिसके लिए आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, और ये एक्टिव इम्यून सिस्टम है, ठीक है। ये नेचुरल तो नहीं है तो आर्टिफिशियल, लेकिन स्पेसिफिक होता है कि अगर आप पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं तो वो सिर्फ पोलियो वायरस से बचाएगा, अगर आप BCG का टीका लगाते हैं तो सिर्फ आपको टीबी से जो है, टीबी से आपकी बचत हो जाएगी, और अगर आप मीजल्स की वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपको फ्यूचर में मीजल्स नहीं होगा। तो इसे एक ही काम करता है लेकिन परफेक्शन के साथ करता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, ह्यूमरल इम्यूनिटी और CMI। ह्यूमरल इम्यूनिटी और CMI। व्हाट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी? ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब होता है एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या होते हैं कि हम जो वैक्सीनेशन करवाते हैं इसके नतीजे में आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। तो एंटीबॉडी क्या है? ये डिफेंडर्स हैं। देखो, डिफेंडर्स का पहले से मौजूद होना जरूरी होता है, जब भी तो डिफेंड करेंगे ना। अगर पहले से मौजूद नहीं होंगे तो डिफेंड कैसे करेंगे? घर में चौकीदार, गार्ड्स, गनमैन चोरी होने के बाद नहीं रखा जाता, चोरी होने से पहले रखा जाता है कि ये होंगे तो चोरी नहीं होगी। बात समझ आ रही है? तो हमेशा डिफेंडर्स पहले से खड़े होते हैं। आपकी सरहद पे फौज खड़ी हुई क्यों खड़ी हुई है? जंग तो नहीं हो रही, इसलिए खड़ी हुई है कि ये अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं। अगर दुश्मन हमला करेगा तो ये पहले से मौजूद है डिफेंड करने के लिए, पहले से मौजूद है अटैक करने के लिए। सही? तो डिफेंडर्स हमेशा पहले से होते हैं। तो हमारी बॉडी में वो डिफेंडर्स एंटीबॉडीज हैं, और वो एंटीबॉडीज कहां से मिलती हैं? जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। और एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस ये जर्म्स के फैक्टर्स हैं, ये अटैकर्स हैं, ये आपके दुश्मन है, ये आपके एनिमीज हैं। ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोन है, ये फंजाई है, ठीक है। एंटीजेंस का मतलब होता है अटैकर्स, और अटैकर्स जो होते हैं वो जर्म्स होते हैं। तो अगर आपने एंटीबॉडी पहले से ली हुई है तो एंटीबॉडी यानी कि वैक्सीनेशन करवाई, एंटीबॉडी बन गई, तो एंटीबॉडी जो है वो आपके एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मिसाल के तौर पे बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स क्यों पिलाए? बच्चे को पोलियो तो नहीं है ना, फिर क्यों पिला रहे हैं आप? तो आप कहेंगे कि इसलिए पिला रहे हैं कि फ्यूचर में पोलियो ना हो। सही? इट मींस कि आप बचपन में बच्चों को जो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं उससे बच्चों की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और जब पोलियो वायरस यानी कि एंटीजन जब बच्चे पे अटैक करता है तो वो जो पोलियो वैक्सीन लेने से एंटीबॉडी बनी थी, वो एंटीबॉडी उस एंटीजेंस को, उस पोलियो वायरस को किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है, और बच्चे को पोलियो नहीं होने देती। सही है? नाउ CMI। CMI का मतलब होता है सेल
mediated immunity. Cell mediated immunity. और ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ये कैसे जनरेट होती है? इसके लिए काम करता है वाइट ब्लड सेल, और सेल का नाम है लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके लिए काम करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की दो किस्में होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये हेडिंग थोड़ी सी मुश्किल है। बी लिम्फोसाइट से मेमोरी सेल्स बनते हैं। ठीक है, इससे मेमोरी सेल्स बनते हैं। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? आप इसको इस तरह समझ लें कि ये आपका फंक्शनल डेटा है। फंक्शनल डेटा ये होता है कि जब कोई जर्म्स अटैक करता है तो ये उसे चेक करता है कि वो कौन सा जर्म्स है और हम उसके खिलाफ अपने आप को कैसे बचाएंगे। जैसे हिकमत अमली तय करते हैं ना, कभी आपने मूवीज देखी हो इस तरह की कि कोई बिल्डिंग हाईजेक हो जाती है, किसी जगह दुश्मन अटैक कर देता है, तो जब आपके मुल्क की फोर्स वहां जाती है तो जाती अटैक नहीं कर देती, पहले एक हिकमत अमली बनानी होती है। कितने लोग मौजूद हैं, किस किस्म का वेपन्स रखते हैं, और फिर उन्हें किस तरह से हम पकड़ सकते हैं, और जिन लोगों उन्होंने हाईजेक किया हुआ उनको कैसे बचा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी भी बचाना है। सही, इस तरह से हमारे जिस्म में ये मेमोरी सेल्स होते हैं। ये जर्म्स को पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फिर वायरस है तो कौन सा है, बैक्टीरिया है तो कौन सा है, अभी कौन सा है तो उसके खिलाफ करना क्या है। हम फेगोसाइटोसिस करेंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन से काम करवाएंगे, हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाएंगे। तो सारा फंक्शनल डेटा, सारी मेमोरी, सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी सेल्स के पास होती है। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी का मतलब होता है थाइमस, बी तो बनता है बोन मैरो से, और टी का मतलब होता है थाइमस, ये थाइमस से बनता है। ठीक है, ये थाइमस से बनता है। और टी लिम्फोसाइट्स की तीन किस्में होती हैं, टीसी, टीएस, टीएच। टीसी, टीएस, टीएच। सी का मतलब होता है साइटोटॉक्सिक। C means cytotoxic. साइटोटॉक्सिक ये जर्म्स किलर्स होते हैं, ये जर्म्स को किल करते हैं। हर जर्म्स को किल नहीं किया जाता, कुछ जर्म्स ऐसे हैं कि अगर आपने उन्हें किल कर दिया तो आपको भी नुकसान होगा। ठीक है, तो हर जर्म्स को किल नहीं किया जाता। टीएस का मतलब होता है सप्रेसर। सप्रेसर किसे कहते हैं? जो जर्म्स को सप्रेस करता है, जो जर्म्स को सप्रेस करता है। व्हाट डू यू मीन सप्रेस? सप्रेस का मतलब होता है ग्रोथ को स्लो कर दिया, रेप्लिकेशन को स्लो कर दिया। ठीक है, ताकि वो नए जर्म्स ना बने, ताकि जो जर्म्स हैं उसकी ग्रोथ ना हो। यानी कि हम कह दें कि जर्म्स हैं तो सही बॉडी में, लेकिन अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपने उन्हें नाकारा बना दिया, इनएक्टिव कर दिया। तो ये काम होता है सप्रेशन। और एक होता है टीएच, यहाँ पे एच का मतलब है हेल्पर। नाम से जाहिर है, जब आपने कह दिया हेल्पर तो हेल्प ही करेगा, तो ये हेल्प करता है दोनों की, साइटोटॉक्सिक की भी हेल्प करता है और सप्रेसर की भी हेल्प करता है। आइए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तवज्जो वाला टॉपिक है, कंसंट्रेशन अटेंड रखेंगे तो आप समझ सकेंगे। अटेंड योर कंसंट्रेशन फॉर दिस टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है, तवज्जो रखिएगा बहुत ज्यादा। हो सके तो अपना काम छोड़ दें, पहले समझ लें। मैं आपको बाद में लिखने का टाइम दूंगा, मेरे साथ नहीं लिखें, मेरे साथ नोट नहीं करें, सिर्फ सुने, देखें, समझें। देखिए, जम्स जब आपकी बॉडी पे अटैक करता है, ये कौन सा जम्स है अभी फिलहाल नहीं पता। जब कोई जम्स, पूरा लिख दूं, जब कोई जम्स आपकी बॉडी पे अटैक करता है, जब कोई जम्स आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो क्या होगा? सबसे पहले मेमोरी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगे। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। ये क्यों एक्टिव होंगे? इनका पहला काम ये होगा कि देखेंगे कि जम्स वायरस है या बैक्टीरिया। मेमोरी सेल क्या करेगा? सबसे पहले ये देखेगा कि जो जम्स बॉडी पे अटैक कर रहा है वो वायरस है या बैक्टीरिया है। सपोज करें वायरस है, डिटेक्ट हो गया वायरस है, तो अब ये देखना है कि इस वायरस की टाइप कौन सी है। आपने वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना चैप्टर 5 में। तो पहले मेमोरी सेल क्या देखेगा कि जम्स कौन सा है। सपोज करें वायरस है तो फिर देखेगा कि वायरस की टाइप कौन सी है। दो काम हो गए, जम्स को देख लिया, उसकी टाइप को देख लिया। अब तीसरा काम यह है कि अब वो एक्शन डिसाइड करेगा। एक्शन डिसाइड करेगा। एक्शन क्या है? अभी आप पूरे लेक्चर में आप पढ़ लें कि कहीं फेगोसाइटोसिस हो रही है, कहीं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स काम कर रहे हैं, कहीं पे आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, और कहीं पे आप देख रहे हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। तो कौन सा एक्शन करेंगे इनमें से कौन सा एक्शन करेंगे? तो जम्स को चेक करना, उसकी टाइप को डायग्नोस करना और उस जम्स के खिलाफ क्या काम करना है ये डिसाइड करना। ये सारा काम कौन कर रहा है? मेमोरी सेल। इसलिए इसको कहते हैं मेमोरी सेल, इसलिए कि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। समझते रहें, अभी नहीं लिखिएगा। अब सब कुछ डिसाइड हो गया, जम्स का पता चल गया, टाइप का पता चल गया, एक्शन का पता चल गया। अब एक्शन का पता तो चल गया कि क्या करना है, अब करने की बारी है। तो अब क्या होगा? अब देखो, ये अफेक्टेड टिश्यू है। अफेक्टेड टिश्यू कौन सा टिश्यू? जिसमें जम्स हैं, ये अफेक्टेड टिश्यू है। ठीक है, ये आपकी बॉडी के वो टिश्यूज हैं जहां जम्स अफेक्ट कर चुका है। बात आ रही समझ में? यहां जम्स अफेक्ट कर चुका है। आपकी बॉडी में इसको मार्कर टिश्यू भी लिखा गया है, हालांकि ये वर्ड सही नहीं है, मार्कर टिश्यू। चलें, दोनों वर्ड लिख दिए मैंने, अफेक्टेड टिश्यू या मार्कर टिश्यू। ठीक है, अफेक्टेड टिश्यू या मार्कर टिश्यू, कौन से टिश्यू? जिसमें जम्स हैं। और याद रहे कि डिसाइड हो चुका है कि करना क्या है। अब ये जो टिश्यू है ना, टिश्यू, इस टिश्यू के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। जैसे आपने हार्मोन में नहीं पढ़ा था कि जब हार्मोन जो है ऑर्गन पे जाता है तो उसको रिसीव करने के लिए हार्मोन रिसेप्टर होता है। तो यहां पे भी एक रिसेप्टर होगा। ये एक रिसेप्टर देख लें, ये रिसेप्टर है जो कि ऑर्गन के मेम्ब्रेन पर मौजूद है। इसे कहते हैं टीसीआर। कुछ किताबें सिर्फ टीआर लिखा हुआ है, कुछ किताबें सिर्फ टीआर लिखा हुआ है, कुछ किताबें टीसीआर लिखा हुआ है। क्या है ये? टी सेल रिसेप्टर। ये जो टी सेल्स है, टी सेल रिसेप्टर, सही है, टी सेल रिसेप्टर। ये आपके मार्कर टिश्यू पे मौजूद है। दो बातें हो गई, बी सेल को बता दिया, अफेक्टेड टिश्यू बता दिया। अब तीसरे हिस्से में चलते हैं। डिसाइड तो हो गया था ना कि आपने जम्स के खिलाफ करना क्या है। तो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स यानी कि मेमोरी सेल, ये अपना फंक्शन डिलीवर किसको कर देगा? अपना मैसेज, क्योंकि वो डिसाइड तो कर चुका है क्या करना है। तो अब ये अपना मैसेज किसको दे देगा? टीएच को। ठीक है, मैसेज किसको मिल गया? टीएच को। अब टीएच एक्टिव हो जाएगा, यहां पे एरो लगाएं। बी सेल ने इंफॉर्मेशन किसको दे दी? टीएच को। अब टीएच का पता चला गया कि हमने किल करना है या सप्रेस करना है। बता रही समझ में? मेमोरी सेल ने यानी बी लिम्फोसाइट्स ने मैसेज किसको दे दिया? इंफॉर्मेशन किसको दे दिया? टीएच को, कि मैंने जम्स भी देख लिया है, उसकी टाइप भी देख ली है, उसके खिलाफ कौन सा एक्शन करना है ये भी देख लिया है, अब आपने काम करना है। तो बी सेल ने इंफॉर्मेशन दे दी टीएच को, और टीएच क्या करेगा? ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा कि टीएच अगर किल करना है तो टीसी के साथ कंबाइन हो जाएगा, और अगर सप्रेस करना है तो उस कंडीशन में
टीएस के साथ कंबाइन हो जाएगा। बात आ रही समझ में? क्योंकि बी सेल ने इंफॉर्मेशन टीएच को दे दी है, तो अब टीएच की बारी है कि वो काम करवाए, क्योंकि वो इसने हेल्प करना है। हेल्प किसकी करना है? इन दोनों की, टीसी की और टीएस की। तो अब चूंकि बी सेल ने बता दिया है कि किल करना है, तो टीएच टीसी से मिलेगा, और अगर बी सेल ने कहा कि नहीं सप्रेस करना है, तो फिर टीएच टीएस से मिलेगा। जब दो चीजें मिलती हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता, जानते हैं। तो इन दोनों के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा और इन दोनों के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको नाम दिया गया MHC टाइप 1 और MHC टाइप 2। ये दो किस्म के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, MHC टाइप 1 और MHC टाइप 2। MHC टाइप 1 क्या है और MHC टाइप 2 क्या है? 1 किलिंग के लिए है, 2 सेपरेशन के लिए, सिंपल। और MHC का फुल फॉर्म है मेजर, लिखो, अब लिखो, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। दोबारा सुने, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स यहां आ जाएगा। सपोज करें कॉम्प्लेक्स 1 है, ये यहां पे आके बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ, अंदर जाके काम करेगा। ठीक है, या 2 है तो बाइंड हुआ जाके रिसेप्टर पे और फिर अंदर जाके अपना काम करेगा। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं, आइए उसको भी जरा कंसिडर कर लें। जैसे एक हेडिंग है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? पहले लिख लो इसको, मैं आपको 2-3 मिनट दे देता हूं। ये जो कुछ मैंने समझाया था, मैंने आपको रोका हुआ था, अब लिख लें फिर आगे चलेंगे। वैक्सीन जरूरी नहीं कि इंजेक्शन के जरिए ही लिया जाए। वैक्सीन जो है हम ड्रॉप, जैसे हम पोलियो को ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इंजेक्शन के थ्रू ही लें। बी लिम्फोसाइट सब जगह काम करेगा बेटा, आपकी बुक में एक जगह मेंशन करके छोड़ दिया है उन्होंने, हर जगह काम करेगा। थैंक यू। 2452 टीएस टीवी, टीवी कहां से आ गया? टीवी कहां लिखा है मैंने? टीवी तो कहीं लिखा भाई, टीवी बंद कर दें पढ़ाई के टाइम पे। फिजिकल क्लासेस के बारे में आपको मैनेजमेंट इन्फॉर्म कर देगी। फिलहाल हमारा बस एक चैप्टर रह गया है, वो भी हो सकता है कि कोई 1 या 2 ग्रुप में ही हो। M13 वाले पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 सेकेंड ईयर का? M13 वाले, हाँ 13 वालों ने पढ़ लिया, तो 13 वालों का आज सिलेबस मुकम्मल। 14 वालों ने पढ़ लिया है सेकेंड ईयर चैप्टर 4। 14 वाले बताएं जरा, M14 वाले पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर चैप्टर 4? आपने भी पढ़ लिया, सिर्फ 15 का रह गया। तो 13 और 14 वालों को मुबारक हो, आपका आज खत्म में बायोलॉजी है। आप लोग रिवीजन ले सकते हैं, दोनों ग्रुप वाले। M15 वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी 2 ग्रुप के बच्चे जो है वो रिवीजन ले सकते हैं। TCR, टी सेल रिसेप्टर 15 में स्टार्ट हुआ था चैप्टर 4, पूरा नहीं हुआ था। अच्छा चलें, जब 4 स्टार्ट कराऊंगा ना, चेक कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में M15 वाले, क्योंकि 13-14 वाले कह रहे हैं कि हमने 4 पढ़ लिया। तो जो 15 वाले हैं ना, 15 वाले, वो अपने रजिस्टर में चेक कर लीजिएगा कि बिफोर लॉकडाउन ये चैप्टर उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है। तो जो रह गया था वही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ले सकें। थैंक यू 2304। आमीन, आपको भी अल्लाह खुश रखे। 13 का टेस्ट तो हो गया ना 12 के साथ? हाँ हो गया ना,
ये नहीं हुआ अभी? अच्छा, आपका रह गया था, बाकी ग्रुप्स में हो गया था। ठीक है ठीक है, आपने 7, 8, 12 दिया था, 13 रह गया था। अब 13 और 14 का टेस्ट होगा आने वाले हफ्ते में, किसी दिन भी हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन हो जाएगा। तैयारी अपनी कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर 13 आपका रिमेनिंग है, बाकी ग्रुप में हो गया था, आपका रिमेनिंग है चैप्टर 13 भी और 14 भी, सही है। फिर उसके बाद सेकंड है चैप्टर 3, 4। तो 4 का टेस्ट और 3 का टेस्ट होगा जब 4 मुकम्मल करवा दूंगा M15 को, उसके बाद। सही है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने जब तक। हाँ, ग्रांड टेस्ट होंगे ना बेटा, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट मुकम्मल कर लें, फिर ग्रांड टेस्ट होंगे। सही है। इम्यूनाइजेशन डेफिनेशन क्या है इसकी? टू मेंटेन्स द इम्यून सिस्टम, टू मेंटेन्स द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। टू मेंटेन्स द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। अब देखिए, इसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर आ गया और एक इंटरनल फैक्टर आ गया। एक्सटर्नल फैक्टर तो ये है कि आप खुद मेंटेन करेंगे तो मेंटेन होगा। जैसे आपको मालूम है कि फला बीमारी की वैक्सीन बन गई है, लगवा लीजिए, इंतजार किस बात का है? बीमारी होने के बाद तो नहीं लगेगा ना, बीमारी से पहले लगाना है। ठीक है, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोशिश पूरी दुनिया में जारी है और हो सकता है कि इन फ्यूचर बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। वैसे इतना आसान काम तो है नहीं, क्योंकि एड्स की वैक्सीन भी सदियां बीत गई, नहीं बन सकी। तो जिसकी वैक्सीन मौजूद है वो वैक्सीन लगवाएं, खुद को, अपनी फैमिली को, ताकि आप बीमारियों से महफूज रहें। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर आपके अपने हाथ में। इंटरनल फैक्टर क्या है? अल्लाह ताला ने आपको ऐसे एंजाइम्स दिए हैं जो इम्यून सिस्टम को इंटरनली मेंटेन करते हैं। पहले आपने एक्सटर्नली मेंटेन करना है, फिर ये इंटरनली मेंटेन होगा। तो ये एंजाइम्स होते हैं जो इंटरनली मेंटेन करते हैं। नाम लिखिए, नाम लिखें, डिक्टेट करवा रहा हूं। साइटोकाइनेज, साइटोकाइनेज और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेज और साइटोकाइनिन, और दूसरा है लिम्फोकाइनेज, इसी का दूसरा नाम है लिम्फोकाइनिन। मैं रिपीट कर रहा हूं, साइटोकाइनेज जिसका दूसरा नाम है साइटोकाइनिन, और दूसरा है लिम्फोकाइनेज जिसका दूसरा नाम है लिम्फोकाइनिन। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नली इम्यून सिस्टम मेंटेन करने में जहां पे आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वहां पे गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी, हर मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर मुल्क में। आपके घर के दरवाजे पे देखें, आज भी लिखा हुआ होगा EPI, ये लिखा होगा आपके दरवाजे पे। ये पाकिस्तान का इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, जो डोर टू डोर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाता है, जो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करता है ताकि बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा सकें। इसका फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, EPI के जरिए गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, और आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट करें और अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा सोचें, उनको वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है जी। उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स, क्या फर्क है इसमें? मैं मिसाल दे देता हूं, मिसाल समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। एक पर्सन है, कोई भी XYZ, जिंदगी में पहली दफा इसे मलेरिया की बीमारी हुई, इससे पहले इसको कभी मलेरिया नहीं हुआ था। तो इसको डॉक्टर ने एंटी मलेरियल मेडिसिन दे दी, जैसे बहुत मशहूर मेडिसिन है फैंसीडार, ये हमने दे दिया। पेशेंट ने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में सही हो गया। होता क्या है कि जब पहली दफा कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो पहले वो आपकी बॉडी में जाके मेमोरी सेल बनाता है और फिर एक्शन करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इन्फेक्शन लीवर में है तो आप तो जो टैबलेट खाएंगे वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा,
डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट होके ब्लड में शामिल होगा, तो ब्लड सर्कुलेट हो रही है पूरी बॉडी में, लेकिन काम कहाँ करना है उसको? इन्फेक्शन कहाँ है? लीवर में, तो उसको लीवर में पहुंचाना है। ठीक है, तो लीवर में पहुंच के ये मेमोरी सेल बन जाएगा, यानी जर्म्स को रीड करना शुरू कर देगा कि अब जर्म्स के खिलाफ करना क्या है। सही बात आ रही समझ में? अब इसके बाद एक्शन होगा। दोबारा सुने, कोई भी एक पर्सन है, पहली दफा मलेरिया हुआ, आपने इसको मेडिसिन दी, ये मेडिसिन बॉडी के किस हिस्से में जाके काम करेगा? किस जर्म्स के खिलाफ करेगा? फेगोसाइटोसिस करेगा, इन्फ्लेमेशन करवाएगा, क्या करवाएगा? तो सबसे पहले क्या बनना जरूरी है? उस ऑर्गन के अंदर जाके मेमोरी सेल बनना जरूरी है, और फिर उसके बाद एक्शन होगा। तो दो काम हो गए, एक दो। तो ड्यूरेशन सपोज कर लें कि 7 to 10 days, और 10 दिन में बंदा सही हो गया। ये है प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसी इंसान को चंद हफ्तों के बाद दोबारा मलेरिया हो गया। ठीक है, आजकल कराची में भी आपने देखा होगा मच्छर और मक्खियां बहुत आई हुई हैं, इसको दोबारा मलेरिया हो गया। सही, तो इसने क्या किया कि यही मेडिसिन दोबारा ले ली। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, पर्चियां संभाल के रखते हैं, दोबारा दूसरी दवा डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिकल स्टोर जाके वही मेडिसिन ले लेते हैं। तो इसने भी वही काम किया कि इसके पास पर्ची मौजूद थी, कि पहले डॉक्टर ने मलेरिया में फैंसी डाल दिया था, अब इसने दोबारा ले लिया। तो चूंकि अभी मेडिसिन पहली दफा नहीं ले रहा है, दूसरी दफा ले रहा है, तो यहाँ पे मेमोरी सेल नहीं बनेंगे, क्योंकि मेमोरी सेल जो एक दफा बन जाए फॉर एवर होता है। तो अब सिर्फ एक्शन होगा, तो यहाँ सिर्फ एक ही काम है, तो इसलिए ड्यूरेशन सपोज कर लें 5 to 7 days, और 7 days में सही हो गया, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में कोई एंटीवायरस एप्लीकेशन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, और आपकी जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो रही है, तो आप क्या करेंगे? पहले एंटीवायरस एप्लीकेशन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और फिर स्कैन करेंगे। तो दो काम होगा, इंस्टॉलेशन यानी कि मेमोरी, और स्कैनिंग यानी कि एक्शन, ये दो काम हो गए। लेकिन जब दूसरी दफा वायरस अटैक करेगा आपके सिस्टम पे, तो आप इंस्टॉलेशन तो नहीं करेंगे ना, एंटीवायरस तो इंस्टॉल है। अब आप क्या करोगे? सिर्फ स्कैन, और वो स्कैन भी आजकल ऑटोमेटिकली हो जाता है, प्रोग्राम आप फीड कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो जैसे ही वायरस आएगा खुद ही ऑटोमेटिकली उसको क्लीन कर देगा। सही, तो एक्शन हो रहा है, स्कैनिंग हो रही है, अब इंस्टॉलेशन नहीं हो रही। ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसके साथ ही चैप्टर 14 मुकम्मल, और M13 M14 का सिलेबस कंप्लीट। अल्लाह हाफिज। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ इम्यून सिस्टम की, ठीक है, इसको देख लें, तो कुछ चीज़ें दोबारा आपकी रिकॉल हो जाएंगी, कुछ चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तो चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे। सर, बच्चों का जा रहा है, साउंड जा रही है? ये नहीं है सर, बस को फॉरवर्ड करें तो आगे करें, और करें, बीच में लाएं, ये नहीं है शायद। नहीं नहीं, ये नहीं है, बंद करें इसको, दोबारा निकालें।
थी, थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। ठीक है, तो वीडियो की जरूरत नहीं है, टॉपिक आपको पूरा समझा दिया। आपकी बुक फेडरल से भी